क्रैश कोर्स सीरीज के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 4। आज का हमारा चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, कि मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स को स्टडी करने के क्या क्या मेथड होते हैं। इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करने का क्या मैकेनिज्म होता है। सॉल्यूट्स का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, और सॉइल जो है वो इसेंशियल एलिमेंट्स के रिजर्वायर के रूप में काम करता है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में, यानी कि नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। इस चैप्टर के अगर हम वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर से 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस जनरली माइक्रो एलिमेंट्स और मैक्रो एलिमेंट्स के बारे में पूछे जाते हैं, या फिर एलिमेंट्स का क्या स्पेसिफिक रोल होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। सबसे पहले हम बात करें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बेसिक नीड्स होती हैं वो इसेंशियली सेम ही होती हैं, लगभग सेम होती हैं सभी में। इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर एंड मिनरल्स अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इस चैप्टर पे हम लोग जो है मेनली इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन पर मेन फोकस करते हैं, जहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे उन मेथड्स के बारे में जिनसे हम इसेंशियल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें जो ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड होते हैं। और जो क्राइटेरिया है इसेंशियलिटी को इस्टेब्लिश करने का, क्या क्राइटेरिया है, तो इसमें हम लोग जो है वो इसेंशियल एलिमेंट्स के रोल के बारे में पढ़ेंगे, उनके मेजर डिफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, और इनके एब्जॉर्प्शन का क्या मैकेनिज्म होता है, इन इसेंशियल एलिमेंट्स के एब्जॉर्प्शन का क्या मैकेनिज्म होता है। और इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा जो है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, कि प्लांट के मिनरल रिक्वायरमेंट को स्टडी करने के क्या क्या मेथड होते हैं। 1860 में जूलियस वॉन सैक्स, एक प्रोमिनेंट जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने पहली बार ऐसा कुछ डिमॉन्स्ट्रेट किया कि प्लांट को मैच्योरिटी तक ग्रो कराया जा सकता है डिफाइंड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में, इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। बिना सॉइल के प्लांट्स को न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में ग्रो कराया जा सकता है। इस टेक्निक को, जिसमें हम प्लांट्स को न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में ग्रो करा रहे होते हैं, इस टेक्निक को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। और तब से लेकर आप आज तक बहुत सारे इम्प्रोवाइज्ड मेथड्स को अपनाया गया, ट्राई किया गया, डिटरमाइन किया गया कि जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स के लिए कौन कौन से इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन सभी मेथड्स का एक एसेंस है, जिसका मतलब क्या है कि प्लांट्स को हम ऐसे मीडियम में कल्चर कर रहे हैं, ऐसे जगह कल्चर कर रहे हैं, सॉइल फ्री डिफाइंड मिनरल सोल्यूशन में कल्चर कर रहे होते हैं। तो इस मेथड के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। प्योरीफाइड वाटर चाहिए, कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट साल्ट चाहिए। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज़ दिस सो इसेंशियल, क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ को कि ये क्यों इतना ज़्यादा इसेंशियल है। क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए 2 ही चीज़ें चाहिए, मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, और प्योरीफाइड वाटर चाहिए। तो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद, जिसमें जो है वो रूट्स ऑफ प्लांट को न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में इमर्स्ड किया गया, जिसमें कोई एलिमेंट ऐड किया गया, कोई सब्स्टिट्यूट किया गया, कोई रिमूव किया गया, या वेरीड कंसंट्रेशन में दिया गया, एक मिनरल सोल्यूशन जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए सुइटेबल हो, ऐसा ऑब्टेन कर लिया गया। इस मेथड के द्वारा इसेंशियल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया, उनके डिफिशिएंसी सिम्टम्स को डिस्कवर किया गया। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है वो कुछ हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक है कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स के कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा चुका है। जैसे वेजिटेबल्स में है टमाटो, सीडलेस कुकुम्बर एंड लेट्यूस, इनको ग्रो करने के लिए कॉमर्शियली यूज़ किया जा चुका है। एंड इट मस्ट बी एम्फसाइज्ड दैट द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस मस्ट बी एडिक्वेटली एरेटेड। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है इसको प्रॉपरली एरेट किया जाए, इसमें प्रॉपरली जो है एयर प्रोवाइड कराई जाए, ऑक्सीजन दिया जाए ऑप्टिमम ग्रोथ होने के लिए। अच्छा, क्या होगा अगर सोल्यूशंस को पुअरली एरेट किया जाए। तो बेसिक सी चीज़ है, रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी रेस्पिरेशन के लिए, रूट की डेथ होने के चांस होंगे। यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक का, तो इसको देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले इसमें देखिए सेटअप में क्या क्या है। न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट सोल्यूशंस मिले हुए हैं वाटर में। फिर फनल है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने के लिए यहाँ से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जा सकता है। प्लांट ग्रो कर रहे हैं, नीचे की साइड रूट्स हैं, ऊपर शूट है, और ये एरेटिंग ट्यूब है। एरेटिंग ट्यूब का फंक्शन क्या है कि समय समय पर एयर जो है वो
इसमें प्रोवाइड कराई जाती है ताकि जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो बना रहे, रूट्स को अच्छे से रेस्पिरेशन हो सके, क्योंकि अगर रूट्स रेस्पायर नहीं करेंगी तो रूट्स की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स के बारे में। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट्स में रूट्स के थ्रू एंटर कर सकते हैं। मोर देन 60 एलिमेंट्स, जो 105 टोटल डिस्कवर्ड हैं, उनमें से 60 एलिमेंट्स से ज़्यादा डिफरेंट प्लांट्स में पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स स्पीसीज जो है वो सेलेनियम एक्यूमुलेट करती हैं, कुछ गोल्ड एक्यूमुलेट करती हैं, कुछ न्यूक्लियर टेस्ट साइट के बगल ग्रो करते हैं तो रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्टियम अपने अंदर जो है टेकअप कर लेते हैं। देर आर टेक्निक्स दैट आर एबल टू डिटेक्ट द मिनरल इवन एट अ वेरी लो कंसनट्रेशन। हमारे पास ऐसी बहुत सारी टेक्निक हैं जो मिनरल्स को डिटेक्ट कर सकती हैं बहुत ही लो कंसनट्रेशन में, 10⁻⁸ ग्राम पर ml होगा तो भी डिटेक्ट किया जा सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्या जितने जो भी डाइवर्स मिनरल एलिमेंट्स प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, सेलेनियम है, क्या ये सच में सभी जो है प्लांट के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं? तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि प्लांट के लिए क्या नेसेसरी है, क्या नेसेसरी नहीं है? तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी, कि इसेंशियलिटी का क्या क्राइटेरिया होता है। द क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट्स इज़ गिवन बिलो। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि एलिमेंट जो है वो एब्सोल्युटली नेसेसरी होना चाहिए, नॉर्मल ग्रोथ को सपोर्ट करता हो, रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करता हो। इस एलिमेंट की एब्सेंस में प्लांट जो है वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट ना कर सके या सीड को प्रोड्यूस ना कर सके। दूसरा इसेंशियलिटी का क्राइटेरिया ये है कि एलिमेंट की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होनी चाहिए, इसको जो है वो दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस ना किया जा सके। दूसरे शब्दों में हम कहें कि अगर एक एलिमेंट की डिफिशियंसी है तो कोई दूसरा एलिमेंट सप्लाई करके उसकी डिफिशियंसी को दूर ना किया जा सके। नेक्स्ट, जो एलिमेंट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट में, प्लांट के मेटाबॉलिज्म में कोई एलिमेंट जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के बारे में आगे बताया गया है, इसको देख लेते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स प्लांट प्रोडक्शन कैसे होता है। प्लांट जो है वो एक ट्यूब में ग्रो किए जाते हैं, जो कि एक स्लाइटली इंक्लाइंड ट्यूब होता है। एक पंप जो है वो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन को सर्कुलेट करता है रिजर्वायर से, और जो एलिवेटेड एंड होता है ट्यूब उसकी तरफ को सोल्यूशन कंटिन्यूसली डाउन द ट्यूब फ्लो होता रहता है और रिजर्वायर में आता रहता है ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ से ये पंप लगा होता है और यहाँ से न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इस तरीके से फ्लो कराया जाता है, और ये ग्रेविटी की वजह से ये पाइप थोड़ा सा टिल्टेड रखा जाता है, तो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जो है वो कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है। यहाँ इंसेट में थोड़ा सा दिखाया गया है कि न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जो है वो किस तरीके से यहाँ फ्लो करता है, रूट्स जो है वो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में किस तरीके से डिप रहती हैं। जो रूट्स हैं वो कंटिन्यूसली बात रहती हैं एरेटेड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में, और एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, कि जो मिनरल न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है। चलिए आगे देखते हैं। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी, तो इस क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी के हिसाब से कुछ ही एलिमेंट्स जो है एब्सोल्युटली नेसेसरी पाए गए हैं प्लांट ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए। जो एब्सोल्यूट इसेंशियल हैं वो एलिमेंट्स बहुत कम हैं। ये जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं इनको फर्दर हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स, कि क्वांटिटी के अनुसार इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, तो इस हिसाब से हम इनको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। वन इज़ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड अनदर इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो जनरली प्लांट टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं लार्ज अमाउंट में। कितना लार्ज अमाउंट है? इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से ज़्यादा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इनमें से जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये मेनली CO2 और H2O से ऑब्टेन किए जाते हैं। बाकी जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं मिनरल न्यूट्रिशन के रूप में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में या ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में। इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। कितनी? लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। तो इनकी रिक्वायरमेंट 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से कम होती है। इसके अंतर्गत आते हैं आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल। देखो, माइक्रो एलिमेंट्स को याद करने की एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है।
बॉम्बे जाकर मॉम ने कुएं में क्लोरीन फेंकी। बॉम्बे फॉर बोरॉन, जाकर मतलब जिंक, मॉम मोलिब्डेनम, ने निकल, कुएं में कॉपर, में से एमन मैग्नीज, क्लोरीन तो Cl है ही, फेंकी से आयरन। मैक्रो एलिमेंट्स को याद करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कौन पी के कैसे मांगे। कौन से हो गया CHON, पी के, पी से हो गया फास्फोरस, के से हो गया पोटेशियम, कैसे, कै मतलब कैल्शियम, से सल्फर, मांगे मैग्नीशियम। तो इन 17 एलिमेंट्स के अलावा जिनके बारे में हमने ऊपर बात करी, कुछ और भी बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम, ये हायर प्लांट्स के द्वारा रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इनको 4 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्स फंक्शन। ये कैटेगरीज क्या क्या हैं इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला वो एसेंशियल एलिमेंट्स जो बायोमोलिक्यूल के कंपोनेंट हैं, जैसे कि मतलब स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं सेल के, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दूसरे वो एसेंशियल एलिमेंट हैं जो एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स के कंपोनेंट हैं प्लांट्स में, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में, फास्फोरस ATP में। तीसरे वो टाइप हैं, वो वाले एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो किसी एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, इनहिबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल Mg2+ जो है वो एक्टिवेटर है दोनों का, राइबोलेज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज का और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का, दोनों ही जो है बहुत ही क्रिटिकल एंजाइम है फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन के लिए। जिंक जो है वो एक्टिवेटर है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का। इसके अलावा मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज का एक्टिवेटर है ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो ये जो भी चीज़ें स्पेसिफिक आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में, फास्फोरस ATP में, ये तो जनरली याद रहता है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मैग्नीशियम आयन जो है वो राइबोलेज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज के और PEP के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा जिंक जो है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है, मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है। तो इसके लिए हमें कुछ जो है वो बायोकेमिकल पाथवेज को रिकलेक्ट करना पड़ेगा जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं या आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया आता है, कुछ ऐसे एसेंशियल एलिमेंट हैं जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं, जैसे पोटेशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है बार बार कि पोटेशियम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। इसके अलावा हम रिकॉल कर सकते हैं रोल ऑफ मिनरल्स सॉल्यूट के रूप में, तो ये वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल को भी डिटरमाइन करने में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होता है। इसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो बहुत सारी फंक्शंस करते हैं, ये बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं प्लांट सेल्स में, जैसे कि परमिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप को मेंटेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो है हेल्प करते हैं, बफरिंग एक्शन कराते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी करते हैं। इसके अलावा जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के कंस्टिट्यूएंट के रूप में और कोएंजाइम्स के रूप में काम करते हैं। वेरियस फॉर्म एंड फंक्शन एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स के यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट है जो प्लांट्स के द्वारा रिक्वायर्ड होता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में। इसका एब्जॉर्प्शन मेनली NO3- के रूप में होता है और कुछ जो है NO2- या NH4+ की फॉर्म में भी जो है एब्जॉर्ब किया जा सकता है। नाइट्रोजन प्लांट के सभी पार्ट्स के द्वारा रिक्वायर्ड होती है, पर्टिकुलरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को चाहिए, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स को चाहिए। नाइट्रोजन जो है मेजर कंस्टिट्यूएंट है प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, विटामिन्स का, हार्मोन्स का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस जो है वो प्लांट्स के द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है फॉस्फेट आयंस की फॉर्म में, या तो H2PO4- होता है या HPO4 2- होता है। फास्फोरस मेनली सेल मेम्ब्रेन्स का कंस्टिट्यूएंट है, फॉस्फोलिपिड्स सर्टेन प्रोटीन्स का कंस्टिट्यूएंट है, न्यूक्लिक एसिड सभी न्यूक्लिक एसिड में पाया ही जाता है। आप जानते हैं DNA की जो बैकबोन होती है शुगर फॉस्फेट की बनी होती है, और न्यूक्लियोटाइड्स और ये सभी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस में जो है वो रिक्वायर्ड होता है उनके लिए। ATP का ADP में कन्वर्जन, ADP का ATP में कन्वर्जन, एनर्जी रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस होते हैं सभी में फॉस्फेट चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पोटेशियम के बारे में बात करते हैं। तो पोटेशियम जो है वो एब्जॉर्ब होता है K+ की फॉर्म में। प्लांट्स में इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, बर्ड्स में, लीव्स में, रूट टिप्स में। इसके अलावा पोटेशियम जो है एनायन कैटायन बैलेंस मेंटेन करता है सेल्स में,
और प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कराता है। इसके अलावा एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और टर्जिडिटी ऑफ सेल को भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। प्लांट्स जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्व करते हैं सॉइल से, किस फॉर्म में, कैल्शियम आयंस की फॉर्म में, Ca2+। कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के द्वारा, डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज़ के द्वारा। सेल डिवीजन के दौरान ये सेल वॉल की सिंथेसिस कराता है। इसके अलावा मतलब बेसिकली कैल्शियम पैक्टेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है मिडिल लैमेला में। माइटोटिक स्पिंडल बनाने के लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है और ये ओल्डर लीव्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स के लिए भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। सर्टेन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में। ये प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है डाइवेलेंट Mg2+ की फॉर्म में। ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस वाले एंजाइम्स को, फोटोसिंथेसिस में। इसके अलावा DNA RNA की सिंथेसिस कराता है। मैग्नीशियम जो है वो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल का कंस्टिट्यूएंट है। राइबोसोम स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होता है ये। नेक्स्ट हम लोग सल्फ़र के बारे में बात करते हैं। प्लांट्स जो है वो सल्फ़र को सल्फेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। सल्फ़र जो है वो 2 अमीनो एसिड्स में पाया जाता है, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। वेरी स्पेसिफिक, इसको आप याद रखें। 2 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनमें सल्फ़र कंस्टिट्यूएंट होता है, सिस्टीन एंड मिथियोनिन, और ये मेन कंस्टिट्यूएंट है बहुत सारे सेवरल कोएंजाइम्स का, विटामिन का, जैसे थायमिन, बायोटिन, कोएंजाइम ए एंड फेरोडॉक्सिन। नेक्स्ट हम लोग आयरन के बारे में बात करते हैं। तो आयरन जो है वो फेरिक आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से हम कंपेयर करें। इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है प्रोटीन्स का, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम्स। और ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो सकता है Fe2 से Fe3 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के दौरान। इसके अलावा ये कैटलेज एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है और क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए बहुत इसेंशियल होता है आयरन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैंगनीज़ के बारे में। मैंगनीज़ जो है वो मैंगनस आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है, जो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। और जो बेस्ट डिफाइंड फंक्शन है मैंगनीज़ का, वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसके लिए MnCl की रिक्वायरमेंट होती है, मैंगनीज़ क्लोराइड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जिंक के बारे में। प्लांट्स जिंक को ऑब्टेन करते हैं Zn2+ आयंस की फॉर्म में। ये वेरियस एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है, स्पेशली कार्बोक्सिलेजेस, और ऑक्सीजन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। कॉपर की बात करें, क्यूप्रिक आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है और बहुत ही इसेंशियल है ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट के लिए। जैसे कि आयरन है, वैसे ये भी सर्टेन एंजाइम्स के साथ एसोसिएटेड होता है जो रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ये भी रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो सकता है Cu+ से Cu2+ में। बोरॉन की बात करें, बोरॉन जो है वो BO3 3- की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, या फिर B4O7 2-। बोरॉन जो है वो अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम के लिए रिक्वायर्ड होता है। मेम्ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बोरान की आवश्यकता होती है। पॉलन जर्मिनेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा सेल एलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन कराता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मॉलिबेडनम की। मॉलिबेडनम जो है वो प्लांट्स मॉलिबडेट आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, MoO2+। ये कंपोनेंट होता है सेवरल एंजाइम्स का, इंक्लूडिंग नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट, रेडक्टेज, और दोनों में ही ये जो है वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। ये क्लोराइड एनायन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है सोडियम और पोटेशियम के साथ। ये जो है वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। इसके अलावा एनायन कैटायन बैलेंस मेंटेन करता है सेल्स में। वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस में होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पीछे हमने बताया ना कि मैंगनीज़ और क्लोराइड, मैंगनीज़ क्लोराइड MnCl जो है वो वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। ये वही रिएक्शन है जिससे ऑक्सीजन इवॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स के डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे पता करते हैं? व्हेनेवर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स बिकम लिमिटेड, जब भी कभी एसेंशियल एलिमेंट्स की जो सप्लाई है वो लिमिटेड हो जाती है तो प्लांट ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है। तो यहाँ पे एक बात करी जाती है क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बारे में। ये वो कंसंट्रेशन होता है एसेंशियल एलिमेंट का जिसके नीचे, मतलब जिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से अगर एलिमेंट कम है
तो प्लांट की ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है और उस एलिमेंट को डिफिशिएंट कहा जाता है जब वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। चूँकि हर एक एलिमेंट के एक या कई स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल रोल होते हैं प्लांट्स में, तो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की एब्सेंस की वजह से प्लांट जो है वो कई सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शो करता है। ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं ये इंडिकेटिव होते हैं सर्टेन एलिमेंट डिफिशिएंसीज के लिए, और इन्हीं को डिफिशिएंसी सिम्टम्स कहा जाता है। ये जो डिफिशिएंसी सिम्टम्स हैं ये एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करते हैं। ये डिसअपीयर हो जाते हैं जब डिफिशिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा दिया जाता है प्लांट को। हालांकि अगर डिप्रीविएशन कंटिन्यू रहता है तो इसकी वजह से प्लांट की डेथ हो सकती है। जो द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट शो डिफिशिएंसी सिम्टम्स आल्सो डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्लांट। कौन से पार्ट प्लांट के कौन से पार्ट डिफिशिएंसी सिम्टम्स को शो करेंगे, ये एलिमेंट की मोबिलिटी पे डिपेंड करता है कि प्लांट में एलिमेंट कितना मोबाइल है, कितना वो मूव कर सकता है। ऐसे एलिमेंट्स जो एक्टिवली मोबिलाइज्ड होते हैं प्लांट्स में, यानी कि जो यंग डेवलपिंग टिश्यूज़ को एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, तो उनकी डिफिशिएंसी जो है वो पहले ओल्डर टिश्यू में देखने को मिलती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर इसके बारे में, जितने भी जो मोबाइल एलिमेंट्स हैं इनको आप याद रखेंगे, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही स्पेसिफिक है कि डिफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सेनीसेंट लीव्स में पहले देखने को मिलते हैं, ओल्डर लीव्स में पहले देखने को मिलते हैं। ओल्डर लीव्स में जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनमें ये एलिमेंट होते हैं, वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं और ये एलिमेंट्स जो है वो यंगर लीव्स के लिए अवेलेबल करा दिए जाते हैं मोबिलाइज करके। नेक्स्ट जो बात करी जाती है कि भाई यंग टिश्यू में कौन से एलिमेंट्स के डिफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो यंग टिश्यू में उन एलिमेंट्स के डिफिशिएंसी सिम्टम्स पहले देखने को मिलेंगे जो रिलेटिवली इमोबाइल होते हैं, जो मूव नहीं हो सकते, जो ट्रांसपोर्ट नहीं किए जा सकते मैच्योर ऑर्गन्स से, जैसे सल्फ़र एंड कैल्शियम। सल्फ़र और कैल्शियम को मूव नहीं किया जा सकता, ये भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, नीट का पूछा जाता है। सल्फ़र और कैल्शियम जो है वो इजीली मोबिलाइज नहीं होते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं सेल का, और इसलिए ये रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। दिस एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, और ये जो एस्पेक्ट हम पढ़ते हैं प्लांट न्यूट्रिशन का, मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स का, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट पे सिम्टम आएगा, तो कौन से एलिमेंट की डिफिशिएंसी होगी, और कब यंगर पार्ट में जो है वो डिफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे, कब ओल्डर पार्ट्स में डिफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि उसी के हिसाब से हम प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा सकते हैं, प्लांट को फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करा सकते हैं। द काइंड ऑफ डिफिशिएंसी सिम्टम्स सोन इन प्लांट्स इंक्लूड क्लोरोसिस। प्लांट में किस किस तरह के डिफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्लोरोसिस देखने को मिलती है, नेक्रोसिस देखने को मिलती है, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ या फिर प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बर्ड्स एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो क्लोरोसिस का मतलब होता है क्लोरोफिल कम हो जाना, पत्तियों का पीला पड़ जाना। नेक्रोसिस का मतलब सेल डेथ होने लग जाना, तो लीव्स पर जो है वो ब्राउन स्पॉट्स पड़ जाते हैं, जो फ्रूट्स हैं वो जल्दी से सड़ जाते हैं, जल्दी से उनमें सेल डेथ होने लगती है। स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, जो प्लांट की ग्रोथ है वो नहीं हो पाती। लीव्स और बड्स जो है वो जल्दी से गिर जाते हैं, प्रीमेच्योर फॉल हो जाती है, वो पूरी तरीके से डेवलप भी नहीं कर पाते उससे पहले ही, और सेल डिवीजन का जो है इनहिबिशन हो जाता है। तो क्लोरोसिस की वजह से क्या होता है, क्लोरोफिल का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से लीव्स येलो हो जाती हैं। ये जो सिम्टम है ये बहुत सारे एलिमेंट्स की डिफिशिएंसी की वजह से होता है, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, आयरन, मैग्नीज, जिंक और मोलिब्डेनम। लाइकवाइज जो नेक्रोसिस है या डेथ ऑफ टिश्यू है, पर्टिकुलरली लीव टिश्यू, ये बहुत सारे एलिमेंट्स की डिफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम। और अगर जो है वो नाइट्रोजन, पोटेशियम और सल्फ़र, मोलिब्डेनम की कमी है या इनका लो लेवल है, तो इससे सेल डिवीजन का इनहिबिशन हो सकता है। कुछ एलिमेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फ़र, मोलिब्डेनम जो है फ्लावरिंग को भी डिले कर देते हैं अगर इनका कंसंट्रेशन लो होता है प्लांट के अंदर। तो यहाँ आप एक चीज़ आपने देखा ऊपर बहुत सारी, जब हम लोगों ने पढ़ा कि एक एलिमेंट की जो डिफिशिएंसी है वो बहुत सारे सिम्टम्स कॉज कर सकता है। तो इसी तरीके से जो सेम सिम्टम्स हैं वो
एक से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफिशिएंसी की वजह से भी हो सकते हैं। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि डिफिशिएंट एलिमेंट कौन सा है, तो हमें सभी सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना होता है जो भी वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट में डेवलप करते हैं, या जितने भी सिम्टम्स जो है वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट में डेवलप करते हैं, और उनको हमें अवेलेबल स्टैंडर्ड टेबल से कंपेयर करना पड़ता है। इसके अलावा हमें ये भी अवेयर होना चाहिए कि डिफरेंट प्लांट्स जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफिशिएंसी के लिए अलग अलग बिहेव करते हैं, अलग अलग तरह के सिम्टम्स शो करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा लो अमाउंट में होती है, और इनका जो है मॉडरेट डिक्रीज डिफिशिएंसी सिम्टम्स कॉज कर देता है, थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया तो टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है जिस पे एलिमेंट्स जो है वो ऑप्टिमम में रहते हैं, बहुत ही नैरो रेंज। थोड़ा सा उससे कम हो गया तो डिफिशिएंसी हो गई, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी हो गई। कोई भी मिनरल आयन कंसंट्रेशन जो टिश्यूज़ में प्रेजेंट है, अगर वो ड्राई वेट को 10% से रिड्यूस कर देता है, कोई भी मिनरल आयन कंसंट्रेशन जो टिश्यूज़ में प्रेजेंट है, अगर वो ड्राई वेट ऑफ टिश्यू को 10% रिड्यूस कर देता है, 10% कम कर देता है, तो उसे टॉक्सिक कंसीडर किया जाता है। ऐसे क्रिटिकल कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए वेरी करते हैं, और जो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। टॉक्सिसिटी लेवल जो है वो किसी भी एलिमेंट के लिए अलग अलग प्लांट के लिए वेरी करते हैं। मैनी अ टाइम्स, कई बार ऐसा होता है कि एक एलिमेंट की एक्सेस की वजह से दूसरे एलिमेंट का जो अपटेक है वो इनहिबिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मैग्नीज टॉक्सिसिटी का ये बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स। ब्राउन स्पॉट्स जो है वो अपीयर हो जाते हैं क्लोरोटिक वेन्स पे। लेकिन हमारे लिए ये जानना भी बहुत आवश्यक है कि मैग्नीज जो है वो आयरन और मैग्नीशियम के साथ अपटेक के लिए कंपटीशन करता है। तो मैग्नीशियम जो है वो एंजाइम्स के साथ बाइंड कर जाता है। मैग्नीशियम के साथ बाइंडिंग के लिए भी जो है वो लड़ाई होती है, आपस में कंपटीशन होता है, और अपटेक के लिए भी कंपटीशन होता है आयरन और मैग्नीशियम के बीच में, आयरन मैग्नीशियम और मैग्नीज के बीच में। तो मैग्नीज जो है वो इसके अलावा कैल्शियम ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करता है सूट एपेक्स में। तो इस तरीके से अगर मैग्नीज ज़्यादा हो जाता है, मैग्नीज का एक्सेस हो जाता है, तो आयरन की डिफिशिएंसी कॉज करता है, मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी कॉज करता है, कैल्शियम की डिफिशिएंसी कॉज करता है। तो इस तरीके से जो हमें मैग्नीज टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं वो एक्चुअली में डिफिशिएंसी सिम्टम्स हैं आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। कैन दिस नॉलेज बी ऑफ सम इम्पोर्टेंस टू अ फार्मर? क्या ये नॉलेज जो है वो फार्मर के लिए इम्पोर्टेंस होगी? बिल्कुल होगी। अगर मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन की डिफिशिएंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि भाई मैग्नीज का अमाउंट एक्सेस हो गया, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हो गई है ये गार्डनर के, और इवन फॉर यू इन योर किचन गार्डन। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंस की होती हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। हम इसके बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Much of the studies on mechanism of absorption of elements by plant has been carried out in isolated cells, tissues और organs। मतलब अधिकतर जो स्टडीज़ हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय प्लांट्स को जो है आइसोलेटेड सेल्स में, टिश्यू या ऑर्गन्स में मतलब कराया गया है। ये स्टडीज़ क्या शो करती हैं? ये स्टडीज़ रिवील करती हैं कि जो प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसको डिमार्केट किया जा सकता है, मतलब मार्क किया जा सकता है दो मेन फेजेस से। पहली फेज़ है इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयंस, मतलब फास्ट अपटेक होता है आयंस का फ्री स्पेस में या आउटर स्पेस ऑफ सेल्स में। ये एपोप्लास्ट पाथवे से होता है, ये पैसिव होता है। दूसरी जो फेज़ है अपटेक की जिसमें आयंस जो है वो स्लोली इनर स्पेस में लिए जाते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे से। और पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस जो है एपोप्लास्ट में यूजुअली कंसर्न आयन चैनल्स की वजह से होता है। जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो सेलेक्टिव पोर्स के रूप में काम करती हैं। दूसरी तरफ जब एंट्री या एग्जिट होती है आयंस की सिम्प्लास्ट में, तो यहाँ पर मेटाबॉलिक एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है और ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है। तो सीधी सी बात आप ये समझें कि मिनरल आयंस का जो एब्जॉर्प्शन है वो दो तरीके से होता है, कि एपोप्लास्ट पाथवे, दूसरा है सिम्प्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे से जो मिनरल्स हैं वो इनिशियल रैपिड अपटेक होता है, ये फ्री स्पेस में आ जाते हैं या सेल्स का जो आउटर स्पेस होता है वहाँ पे आ जाते हैं।
फिर फाइनल जो प्रोसेस होता है वो इनर स्पेस में ये स्लोली जाते हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे से जाते हैं, और सिम्प्लास्ट पाथवे में जो है एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, एपोप्लास्ट में पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। जब सिम्प्लास्ट पाथवे होता है तो यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब मेटाबॉलिक एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, और जो मूवमेंट ऑफ आयंस है इसको जनरली फ्लक्स कहा जाता है। इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आयंस को इनफ्लक्स कहते हैं, आउटवर्ड मूवमेंट को इफ्लक्स कहते हैं। तो मिनरल न्यूट्रिएंट अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन के बारे में हम लोग चैप्टर 11 में पढ़ चुके हैं। अगर जिसने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स के बारे में। मिनरल सॉल्ट्स जो है वो ट्रांसलोकेट किए जाते हैं जाइलम के द्वारा असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर से, जो कि पुल्ड अप होता है ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। जाइलम सैप की एनालिसिस ये बताती है कि वहाँ पर मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। रेडियो आइसोटोप्स की मदद से मिनरल एलिमेंट्स का जो पाथ है उसको पूरा ट्रेस किया जा चुका है, और इसे हम पता कर चुके हैं कि ये जाइलम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है, और ये भी चैप्टर 11 में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज़ सॉयल एज रिजर्वायर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, की सॉयल जो है वो एसेंशियल एलिमेंट्स के रिजर्वायर के रूप में काम करती है। तो मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट जो एसेंशियल होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स के लिए वो रूट्स को अवेलेबल होते हैं रॉक्स की वेदरिंग की वजह से या रॉक्स के ब्रेकडाउन की वजह से। ये जो प्रोसेस हैं इससे सॉयल जो है वो इनरिच होता है, मतलब सॉयल में डिज़ोल्व आयंस और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स ऐड होते हैं। और ये कहाँ से डिराइव्ड होते हैं? ये रॉक मिनरल से डिराइव होते हैं। देयर रोल इन प्लांट न्यूट्रिशन इट रिफर्स टू एज मिनरल न्यूट्रिशन। इनका जो रोल है प्लांट न्यूट्रिशन में उसको मिनरल न्यूट्रिशन बोला जाता है। सॉयल में वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। सॉयल केवल मिनरल्स को ही सप्लाई नहीं करता, इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी सॉयल में रहते हैं, दूसरे माइक्रोब्स भी सॉयल में रहते हैं। सॉयल जो है वाटर होल्ड करता है, इसके अलावा एयर सप्लाई करता है रूट्स को, और एक मैट्रिक्स के रूप में काम करता है जो प्लांट को स्टेबलाइज करने का काम करता है। तो इस तरीके से अगर इसेंशियल एलिमेंट्स की डिफिशिएंसी होती है तो क्रॉप यील्ड अफेक्टेड हो जाती है, जो पैदावार है वो अफेक्टेड होती है। तो उनको हमें जो है वो सप्लाई करने की आवश्यकता पड़ती है फर्टिलाइज़र्स की फॉर्म में, केमिकल फर्टिलाइज़र्स की फॉर्म में। हम सॉइल में जो है वो मिनरल्स को ऐड करते हैं ताकि जो हमारी क्रॉप यील्ड है वो फिर से बेहतर हो सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। बोथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स NPK-S एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स CUZN FEMN फॉर्म कंपोनेंट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड आर अप्लाइड एज पर नीड। तो दोनों ही, चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट हो माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, आप लोग अगर खेती किसानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं तो आप ये जानते होंगे NPK-S नाम से एक खाद आती है और इसका छिड़काव किया जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के दौरान। इसके अलावा जो छोटे छोटे बॉक्स आते हैं या छोटे झोले में कुछ दवाइयाँ आती हैं वो एक्चुअली में कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज के जो है वो सॉल्ट्स होते हैं जिनको पानी में घोल के खेत में छिड़काव किया जाता है जब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। नेक्स्ट हम लोग डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट या प्रेवलेंट एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। नाइट्रोजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है अमीनो एसिड का, प्रोटीन का, हार्मोन्स का, क्लोरोफिल का और बहुत सारे विटामिन का। प्लांट जो है वो माइक्रोब्स के साथ compete करते हैं। प्लांट्स का कंपटीशन माइक्रोब्स के साथ होता है लिमिटेड नाइट्रोजन के लिए दैट इज़ अवेलेबल इन द सॉइल, और जो लिमिटेड नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में मौजूद होती है। इसलिए नाइट्रोजन जो है वो एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट के रूप में काम करता है दोनों ही नेचुरल और एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में। मतलब नाइट्रोजन बहुत जल्दी लिमिटिंग हो जाता है क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो वैसे ही कम अवेलेबल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ प्लांट्स का कंपटीशन होता है नाइट्रोजन के लिए, तो ये बहुत ही जल्दी लिमिटिंग न्यूट्रिएंट बन जाता है। चाहे हम नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम की बात करें, नाइट्रोजन जो है वो 2 नाइट्रोजन एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइवेलेंट जो नाइट्रोजन है ट्रिपलेट कोवेलेंट बॉन्ड से जो है आपस में जुड़े होते हैं 2 नाइट्रोजन के एटम। और ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन का नाइट्रोजन से अमोनिया का, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे कैसे होता है नेचर में? लाइटनिंग से होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होता है। तो ये इनफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है NO, NO2 और N2O में। इंडस्ट्रियल कंबसन होता है, फॉरेस्ट फायर होता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है या फिर पावर जनरेटिंग स्टेशंस हैं, ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड का सोर्स होते हैं।
इसके अलावा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का जो डिकम्पोजिशन है डेड प्लांट्स का या एनिमल्स का, वहाँ से जो है वो नाइट्रोजन रिलीज़ होती है अमोनिया की फॉर्म में, और प्रोसेस कहलाता है अमोनिफिकेशन। ये जो अमोनिया है, कुछ अमोनिया जो है वोलेटाइल हो जाती है। वोलेटाइल का मतलब है कि एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है गैस की फॉर्म में और री एंटर कर जाती है एटमॉस्फेयर में, और कुछ जो है वो नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करी जाती है सॉइल बैक्टीरिया के द्वारा फॉलोइंग स्टेप्स में, कि 2NH3 + 3O2, 2NO2- बन गया, 2H + 2H2O, 2NO2- ऑक्सीजन के साथ मिला और 2NO3 बन गया। तो अमोनिया जो है पहले ऑक्सीडाइज किया जाता है नाइट्राइट में बैक्टीरिया के द्वारा, नाइट्रोमोनस बैक्टीरिया है और नाइट्रोकोकस के द्वारा। ये जो नाइट्राइट है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रेट में बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर की हेल्प से, और स्टेप्स क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं इनको कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो नाइट्रेट जो बना वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ट्रांसपोर्ट हो जाता है लीव्स में। लीव्स क्या करती हैं, इसको रिड्यूस करती हैं अमोनिया की, मतलब अमोनिया बनाती हैं इससे, और फाइनली जो है अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप बनता है। नाइट्रेट जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ये भी रिड्यूस होते रहते हैं नाइट्रोजन में, मतलब नाइट्रेट को नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट किया जाता है डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से। डीनाइट्रिफिकेशन जो है वो कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं जैसे सीडोमोनस और थायोबैसिलस। तो यहाँ पर हम लोग एक समझ लेते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है नाइट्रोजन साइकिल का, कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर जो है वो एक तरीके से रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन के रूप में काम करता है। एटमॉस्फेयर में लगभग 70% नाइट्रोजन पाई जाती है। जो अभी हम एयर के मिक्सचर की बात करते हैं उसमें 70% नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन 3 तरीके से पॉसिबल होता है। एक है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि माइक्रोब्स के द्वारा ये NH3 में कन्वर्ट किया जा रहा है। दूसरा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल में जो है वो कंबसन होता है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के द्वारा या दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के द्वारा इसको NH3 में कन्वर्ट किया जाता है। एक है इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन, जो लाइटनिंग वगैरह होती रहती है नेचर के द्वारा या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है उससे होता है। तो इन 3 तरीक़ों से जो है वो सॉयल पूल में नाइट्रोजन ऐड होता रहता है। तो नाइट्रोजन ऐड होता है NH3 की फॉर्म में और ये कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, फाइनली नाइट्रेट में। तो सॉयल पूल में जो नाइट्रोजन है वो या तो अमोनियम आयन की फॉर्म में होता है या फिर नाइट्रेट की फॉर्म में होता है, नाइट्राइट की फॉर्म में होता है या फिर नाइट्रेट की फॉर्म में होता है। अब प्लांट जो है इसको अपटेक करते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में, फिर ये प्लांट बायोमास का पार्ट हो जाता है। प्लांट को एनिमल खाते हैं और ये एनिमल बायोमास का पार्ट हो जाता है। प्लांट या एनिमल की जब डेथ होती है तो ये डिकेइंग बायोमास फॉर्म हो जाता है, जिसको बैक्टीरिया या जो टेट्रीवोरस ऑर्गेनिजम्स हैं, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर डालते हैं, और प्रोसेस कहलाता है अमोनिफिकेशन। यहाँ से अमोनिया की फॉर्म में ये सॉइल में फिर से अवेलेबल हो जाता है। अब ये जो अमोनिया बनता है, ये अमोनिया डिज़ोल्व हो जाता है तो NH4+ बना लेता है, और अगर डिज़ोल्व नहीं हो पाता तो थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। एक और प्रोसेस है डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस। डीनाइट्रिफिकेशन से क्या होता है, ये सॉयल पूल में से नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता रहता है, तो ये प्रोसेस भी जारी रहता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन जो है वो कंटिन्यूअस प्लांट बायोमास, एनिमल बायोमास, डिकेइंग बायोमास, इस तरीके से ये सर्कुलेट होता रहता है। और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो रिजर्वायर के रूप में काम करता है। सॉयल जो पूल है, सॉयल का नाइट्रोजन पूल ये एक्टिव पूल के रूप में काम करता है। यहाँ से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो बहुत ही कम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की फॉर्म में, जो N2 की फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, डाइनाइट्रोजन की फॉर्म में, जो कि एयर में एबंडेंटली अवेलेबल होता है। कुछ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज़ ही हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती हैं। नाइट्रोजन को अमोनिया में रिड्यूस करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, यही प्रोसेस जो है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, नाइट्रोजिनेज, वो नाइट्रोजन रिडक्शन के लिए कैपेबल होता है, और ये एक्सक्लूसिवली जो है प्रोकैरियोट्स में ही मौजूद होता है। और ऐसे माइक्रोब्स को नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं।
ये डाई नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनेज की प्रेजेंस में अमोनिया में कन्वर्ट करता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स फ्री लिविंग हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं। यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल दिए हैं नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब, फिर से ध्यान देना, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग, फ्री लिविंग एरोबिक, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक, तो हो गया एजोटोबैक्टर एंड बिजरनिकिया। आगे ध्यान देना, रोडोस्पाइरलम जो है एनारोबिक होता है, फ्री लिविंग होता है। तो रोडोस्पाइरलम कैसा है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग है, ये एनारोबिक है और फ्री लिविंग है। अगर फ्री लिविंग एरोबिक पूछा गया तो एजोटोबैक्टर बिजरनिकिया, रोडोस्पाइरलम एक एनारोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। इसके अलावा बहुत से साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं जैसे एनाबीना, नॉस्टॉक, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं। ध्यान देना, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। बहुत सारी सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशंस पाए जाते हैं, नेचर में देखने को मिलते हैं। उनमें से जो सबसे प्रोमिनेंट है वो है लेग्यूम बैक्टीरिया का रिलेशनशिप, रॉड शेप्ड राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, इसका रिलेशनशिप रूट्स ऑफ सेवरल लेग्यूम प्लांट्स में देखने को मिलता है, जैसे अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन्स। और जो मोस्ट कॉमन एसोसिएशन है रूट्स के साथ वो नोड्यूल्स की फॉर्म में देखने को मिलता है। ये जो नोड्यूल्स हैं ये एक्चुअल में स्मॉल आउटग्रोथ होते हैं रूट्स पे। माइक्रोब जैसे कि फ्रैंकिया, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स प्रोड्यूस करता है रूट्स ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट्स में, जैसे कि अल्नस। तो ध्यान देना, यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। सबसे पहला राइजोबियम जो है वो लेगुमिनस प्लांट्स में पाया जाता है। फ्रैंकिया एक नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल बनाता है रूट्स ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट्स में, नॉन लेगुमिनस प्लांट्स जैसे कि अल्नस। तो राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों ही फ्री लिविंग होते हैं सॉइल में। ध्यान देना, ये फ्री लिविंग होते हैं सॉइल में, लेकिन जब सिम्बायोंट्स के रूप में पाए जाते हैं तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। कोई भी जो है वो कॉमन पल्स का प्लांट, कोई भी दाल वाला पौधा हो, उसको आप ग्राउंड से निकालो फ्लावरिंग से ठीक पहले, तो वहाँ पे आपको स्फेरिकल आउटग्रोथ देखने को मिलेंगी रूट में, ये नोड्यूल होते हैं। और अगर इनको आप कट करोगे तो वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इनका जो सेंट्रल पोर्शन है वो रेड होता है, ये पिंक होता है। नोड्यूल्स को पिंक कौन बनाता है, ये लेग हीमोग्लोबिन की वजह से पिंक होते हैं, अभी आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये लेग हीमोग्लोबिन या लेगुमिनस हीमोग्लोबिन की वजह से पिंक होते हैं, जो कि ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है। देखिए, जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका जो प्रोसेस है वो इनिबिट हो जाता है। तो नाइट्रोजिनेज तक ऑक्सीजन ना पहुँचे इसके लिए लेग हीमोग्लोबिन मौजूद होता है वहाँ पे। ये ऑक्सीजन को जो है वो कैच कर लेता है और जो प्रोसेस हो रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग का उसको डिस्टर्ब नहीं होने देता है। तो देखते हैं भाई नोड्यूल फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस होता है। तो नोड्यूल फॉर्मेशन में जो है वो सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंटरेक्शंस होते हैं राइजोबियम और रूट ऑफ होस्ट प्लांट के बीच में। प्रिंसिपल स्टेजेस क्या हैं उसके बारे में बात की गई है। राइजोबियम जो है वो मल्टीप्लाई करता है और रूट्स की सराउंडिंग को कॉलोनाइज कर लेता है। इसके अलावा एपिडर्मल सेल्स या रूट हेयर सेल्स से जाके अटैच होता है। रूट हेयर सेल्स जो है वो कर्ल कर जाती हैं और बैक्टीरिया रूट हेयर पर इन्वेड कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है। ये जो इन्फेक्शन थ्रेड है जो बैक्टीरिया को कैरी कर रहा है ये सीधा कॉर्टेक्स तक पहुंच जाता है। कॉर्टेक्स में ये नोड्यूल फॉर्मेशन को इनिशिएट कर देता है और ये जो बैक्टीरिया हैं ये थ्रेड की फॉर्म में रिलीज्ड हो जाते हैं सेल्स में, जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन होता है स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स का, स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो नोड्यूल इस तरीके से जो बनता है, नोड्यूल में डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन होता है होस्ट के साथ। नोड्यूल का डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन होता है होस्ट के साथ ताकि न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज किया जा सके। अभी हम लोग इसके फिगर को भी डिस्कस करेंगे। नोड्यूल में सभी नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सन के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि एंजाइम नाइट्रोजिनेज, लेग हीमोग्लोबिन। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो एक मॉलिबेडिनम आयरन प्रोटीन है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। देखेंगे ध्यान से यहाँ पर कि नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया सॉइल में मौजूद हैं, ये रूट हेयर सेल है, कुछ सॉइल पार्टिकल्स को शो किया गया यहाँ पे। ये जो बैक्टीरिया हैं ये जो रूट हेयर सेल है उसके
संपर्क में आते हैं उसमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो बैक्टीरिया रूट हेयर सेल जो है वो एक हुक की तरह फॉर्म कर लेता है और यहाँ से इन्फेक्शन जो है वो एंटर कर जाता है। एक इन्फेक्शन थ्रेड का जो है वो फॉर्मेशन होता है जिसमें बैक्टीरिया जो है वो कॉर्टेक्स तक जाते हैं, इनर कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल सेल्स तक जाते हैं, वहाँ पर डिफरेंशिएशन कॉज कर देते हैं और इस तरीके से मैच्योर नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, समझाया गया है कि रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन सोयाबीन में कैसे होता है। सबसे पहले राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो ससेप्टेबल रूट हेयर के कांटेक्ट में आता है, उसके आसपास डिवाइड करता है। फिर सक्सेसफुल इन्फेक्शन होता है रूट हेयर सेल्स का, तो वो कर्ल हो जाती है। इन्फेक्शन थ्रेड जो है वो बैक्टीरिया को इनर कॉर्टेक्स तक ले जाता है। बैक्टीरिया यहाँ पर जाके मॉडिफाइड हो जाते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरियोइड्स में और इनर कॉर्टिकल और पेरिसाइकल सेल्स को डिवाइड करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। डिवीज़न और ग्रोथ, कॉर्टिकल सेल्स और पेरिसाइकल सेल्स की डिवीज़न और ग्रोथ की वजह से नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। मैच्योर नोड्यूल जो है वो कंप्लीट होता है, यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं और वही वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो रूट के साथ कंटिन्यूअस होते हैं। अब यहाँ पर क्या रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई डाई नाइट्रोजन जो है वो कैसे अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो N2 + 8 इलेक्ट्रॉन + 8 प्रोटॉन 16 ATP, 2 अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, H2 बनता है, 16 ADP और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। तो बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं 16 ATP 16 ADP में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे इसको। एंजाइम नाइट्रोजनेज जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए और इसको स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो नोड्यूल में ऐसे एडाप्टेशंस पाए जाते हैं कि ये एंजाइम जो है ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट रखा जाए। तो एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए नोड्यूल में ऑक्सीजन स्कैवेंजर पाया जाता है जिसको बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानने में, इसको आप याद रखेंगे, पूछा भी जाता है क्वेश्चन की फॉर्म में, ट्रू फॉल्स के रूप में, एजर्सन रीजन की फॉर्म में, कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये फ्री लिविंग कंडीशंस में एरोब्स होते हैं। फ्री लिविंग कंडीशंस में ये जो माइक्रोब्स हैं ये एरोबिक होते हैं, एरोबिक कंडीशंस में रहते हैं जहाँ पर नाइट्रोजनेज जो है वो ऑपरेशनल नहीं होता। लेकिन जब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं तो ये एनारोबिक हो जाते हैं। यानी कि राइजोबियम एक एरोबिक बैक्टीरिया है बाहर, लेकिन जब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करेगा, जब ये नोड्यूल में होगा तो एनारोबिक हो जाएगा। एनारोबिक जब होगा तो नाइट्रोजनेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है और एनारोबिक होके ये नाइट्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं एक तरीके से। You must have noticed about the above reaction that the ammonia synthesized by nitrogenase requires a large amount of energy. तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये रिएक्शन कैसे होता है। एंजाइम नाइट्रोजनेज इस पर आके जो है वो डाइनाइट्रोजन अटैच हो जाता है, सबस्ट्रेट बाइंड कर गया, 2H+ ऐड हुआ, रिडक्शन हुआ, फिर 2H+ ऐड हुआ, रिडक्शन हुआ, फिर 2H+ ऐड हुआ, रिडक्शन हुआ और फाइनली जो है फ्री नाइट्रोजनेज जो है वो अलग हो गया और अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल अलग हो गए, तो प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज़ हो गए। ये एंजाइम फिर से दूसरे डाइनाइट्रोजन को अपने साथ जोड़ लेता है। चलिए आगे बात करते हैं। जो हमने ऊपर रिएक्शन देखा इसमें क्या था कि अमोनिया की सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजनेज को बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, वेरी हाई इनपुट ऑफ एनर्जी। कितना? एक NH3 को बनाने के लिए 8 ATP एनर्जी चाहिए। तो ये जो एनर्जी है ये बैक्टीरिया खुद से प्रोवाइड नहीं करता, ये एनर्जी आती है होस्ट सेल के रेस्पिरेशन से, यानी कि प्लांट ATP की फॉर्म में ये एनर्जी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। अब अमोनिया का फॉर्मेशन तो हो गया, आगे हम लोग पढ़ते हैं इस अमोनिया का क्या होता है, व्हाट इज़ द फेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का क्या होगा। तो समझें, फिजियोलॉजिकल pH पर अमोनिया जो है वो प्रोटोनेट किया जाता है अमोनियम आयन की फॉर्म में। तो बहुत सारे प्लांट्स जो है वो नाइट्रेट को एसिमिलेट कर सकते हैं, अमोनियम आयंस को एसिमिलेट कर सकते हैं। जो अमोनियम आयंस हैं ये क्वाइट टॉक्सिक होते हैं प्लांट्स के लिए, इसलिए इनको एक्यूमुलेट नहीं किया जा सकता है। तो हम देखें भाई NH4 जो है वो कैसे अमीनो एसिड बनाता है प्लांट्स में, NH4 किस तरीके से प्लांट्स में अमीनो एसिड बनाता है। तो 2 मेन तरीके हैं जिनसे ये होता है, देयर आर 2 मेन वेज। सबसे पहला है रिडक्टिव एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो अमोनिया है वो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और ग्लूटामिक एसिड बनाता है, जो कि नीचे इक्वेशन में बताया गया है। अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अमोनियम आयन, NADPH
ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है और ये ग्लूटामेट का फॉर्मेशन करता है, ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा H2 और NADP फॉर्म हो जाता है। दूसरा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन। देखिए ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र हो जाता है एक अमीनो एसिड से कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड से, फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ अ कीटो एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड जो है वो मेन अमीनो एसिड है जहाँ से अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है, और जो अमीनो ग्रुप द अमीनो ग्रुप टेक्स प्लेस एंड अदर अमीनो एसिड्स आर फॉर्म्ड थ्रू ट्रांसएमिनेशन। तो अमीनो ग्रुप जो है वो अपना स्थान ले लेता है और इस तरीके से नए अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस से। एंजाइम रिक्वायर्ड होता है ट्रांसएमिनेज, जो ऐसे सभी रिएक्शंस को कैटालाइज करता है। जैसे ये अमीनो डोनर हुआ, ये अमीनो एक्सेप्टर हुआ, तो जो अमीनो ग्रुप है वो एक से दूसरे में चला गया और इस तरीके से नए अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमाइड्स हैं जैसे एस्पेरेजिन एंड ग्लूटामिन, जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं और ये स्ट्रक्चरल पार्ट है प्रोटीन्स का। ये फॉर्म कैसे होती हैं, ये फॉर्म होते हैं दो अमीनो एसिड से, नेमली एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड रेस्पेक्टिवली, और इनमें जो है वो एक एडिशनल अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो इनके पास दो अमीनो ग्रुप होते हैं, इसलिए इनको एमाइड्स बोला गया। हाइड्रोक्सिल पार्ट जो है एसिड का वो रिप्लेस हो जाता है एक दूसरे अमाइड रेडिकल से। कुछ एमाइड्स जो है वो इनमें और ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, अमीनो एसिड से भी ज़्यादा पाई जाती है, तो ये ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में जाइलम के द्वारा, जाइलम वेसल्स के द्वारा। इसके अलावा इन एडिशन अलोंग द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम द नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स फॉर एग्जांपल सोयाबीन एक्सपोर्ट द फिक्स्ड नाइट्रोजन एज यूरिड्स। तो नाइट्रोजन जो है वो अमाइड्स की फॉर्म में तो ट्रांसफ़र होता ही है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स में जैसे कि सोयाबीन के केस में, जहाँ पर जो नोड्यूल्स पाए जाते हैं, नोड्यूल्स से जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है वो यूरिड्स की फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होती है। यूरिड्स क्या होते हैं, यूरिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हाई नाइट्रोजन कार्बन रेशियो पाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ ऑन बायोलॉजी।